तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में। दोस्तों एनसीईआरटी का अच्छा इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। और एनसीईआरटी का अच्छा भूगोल विषय पर भी हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में वो भी सारी वीडियो मिल जाएंगी दोस्तों, तो जाकर देखिए दोस्तों प्लीज़। और दोस्तों एनसीईआरटी का अच्छा विज्ञान विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 6 अध्याय कंप्लीट कर लिए। ये हमारा अध्याय 7वां है दोस्तों। एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल पर आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी एनसीईआरटी पुस्तकों की वीडियोस मिलेंगी दोस्तों। तो बनी रहिए हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल पर दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। अध्याय 7 पौधों को जानिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, इसको पढ़ने के बाद हम अपने मुख्य तथ्य पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों पर परीक्षण कीजिए। पौधों का परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बे की तरह दिखाई देती हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों की फूल बड़े एवं लाल रंग के होती हैं। बड़े एवं लाल हैं। कुछ नीले तथा कुछ पौधे में पुष्प ही नहीं होते। अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अपनी अनेक हरे पौधे देखे होंगे। तो बच्चों से कह रहे हैं दोस्तों कि अपने चारों ओर देखिए पेड़ पौधों को, किस तरह से उनके जो रंग बिरंगे पेड़ पौधे होते हैं, उनके फूल पुष्प ये होते हैं ना। और कह रहे हैं कि कुछ पौधों की पत्तियां अच्छी होती हैं, कुछ पौधों की पत्तियां मतलब भद्दी कलर की होती हैं। कुछ पौधों में फूल होते हैं लाल रंग के, कुछ में हरे नीले रंग के, कुछ में पीले रंग के। तो ये बारे में बात कर रहे हैं ना। आप सब जानते हैं बच्चों से किस तरह से मतलब बताया जाता है, बच्चों को किस तरह से समझाया जाता है। तो वो आगे कह रहे हैं कि कुछ जगह पेड़ पौधे अधिक होती हैं, कुछ जगह पेड़ पौधे कम होती हैं ना। तो ये वहाँ के लोगों पर डिपेंड करता है। आजकल लोग पेड़ पौधे लगाते ही नहीं है। मेरी आप लोगों से विनती है कि जितना हो सके दोस्तों, एक पेड़ के बदले 2 पेड़ लगाइए। अगर एक पेड़ काट रहे हैं तो दो पेड़ लगाइए। और अपनी लाइफ में कम से कम दोस्तों जितना अधिक हो सके उतना पेड़ लगाइए दोस्तों। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हो गया था विद्यालय तक जाने वाले बच्चों के लिए ये बोल रहे थे ना। बोल रहे हैं कि बच्चों, आप विद्यालय में जाते हैं तो आपके विद्यालय के आसपास भी पेड़ लगे हैं। विद्यालय जाते हैं तो रास्ते में भी पेड़ पौधे मिलते होंगे, उनके बारे में चर्चा की जा रही है ना। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानते हैं। इससे हमें विभिन्न प्रकार की पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। तो कह रहे हैं बच्चों, जो विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। इससे हमें उनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी, है ना। तो बच्चों को एक्साइटेड कर रहे हैं। बच्चों खुद ही एक्साइटेड होती हैं और कुछ उनकी उत्सुकता होती है, तो उनको दूर किया जा रहा है ना। आगे कह रहे हैं चित्र। क्या आप चित्र 7.1 में पौधों की तनी, शाखाओं, जड़ों, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं। ये दोस्तों ये यहाँ पेड़ दिखाया गया है कहीं चित्र ये। हाँ तो दोस्तों ये जड़ है, ये पत्तियां हैं, ये टहनी है, ये फूल है। ये तो मतलब ये तो सब नॉर्मल बात है। आगे कुछ इसमें कुछ खास नहीं है। इन भागों में रंग भरिए। मतलब बच्चों से बोल रहे हैं, जो होता है ना बच्चा छोटा, उसको रंग भरने के लिए बोल रहे हैं। हमें इसमें रंग नहीं भरना, हमारे पास रंग भी नहीं है और हमें इतना वक्त भी नहीं है दोस्तों। हमें इससे फैक्ट निकालने जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में काम आ सके ना। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, बच्चों को पौधों से लगाव के लिए ये अध्याय बनाया गया है शायद। शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। क्रियाकलाप 1। उन पौधों की तनी एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आप से कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर। इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें
कि वह टूटे ना। बच्चों से बोल रहे हैं कि अपने आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में देखिए, आपकी अपनी जो लंबाई है उससे तुलना कीजिए, आपसे लंबा है या छोटा है उसको स्पर्श कीजिए, उसकी तने की जो पेड़ पौधा है उसकी जो तना है मजबूत है या कमज़ोर है उसको मोड़ कर देखिए, लेकिन सावधानी से मोड़िए, क्योंकि अगर कमज़ोर होगा तो टूट जाएगा और उसकी जो उपयोगिता है कम हो जाएगी, है ना, टूट जाएगा, बेकार हो जाएगा पेड़ पौधा, है ना, जो भी है। आगे कह रहे हैं कि ये देखिए, ये एक अच्छा सा साड़ी दी गई है, इसमें देखते हैं क्या है। पौधे के संवर्ग, टमाटर का पौधा, टमाटर, आलू, नींबू, ये सब दिए जा रहे हैं। तो पौधे का नाम, ऊंचाई, कॉलम इसमें भरना है। छोटा होता है, हाँ, हरा होता है, कोमल होता है, ठीक है, ये भरना है हमें। आम बहुत लंबा होता है, मोटा कठोर होता है, ठीक है, तने के ऊपर उससे होता है, ठीक है, ये मतलब वृक्ष है, ये शाख है, वृक्ष है, ये झाड़ी है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, इसको मतलब ज़्यादा माइंड नहीं करना, हमें अपनी प्रतियोगिता परीक्षा के हिसाब से पढ़ना है। बाकी कुछ लोग कक्षा 6 की छात्रों को पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं, तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है ना, हमें इनको स्किप करना है। हमें यही भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा ऊंचाई के बाद निकलती हैं। दोस्तों ध्यान देना है कि जो शाखाएं होती हैं वो पेड़ के तने के ऊपर निकलती हैं ना, ये तो नॉर्मल बात है। कुछ हिस्सा उसकी जड़ें नीचे दबी होती हैं ना। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारे एक में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं, आप और अधिक पौधे के बीच 1 2 3 कॉलमों को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरें। तो देखिए, सुझाव, पौधे को कम कम क्षति पहुंचे, इसलिए आप 4 5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधे को अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या होता है? खेतों में, बगीचों एवं गमलों में कुछ अचानक पौधे स्वतः ही उगा आते हैं। क्या आपने किसानों को इस खरपतवारों को खेतों में उखाड़ते हुए देखा है? तो दोस्तों कह रहे हैं कि जो प्रयोग करने का बोल रहे हैं ना, वो 4 5 बच्चों के साथ मिलकर प्रयोग करें और सावधानी पूर्वक करें, किसी पौधे को नुकसान ना हो, है ना, ऐसा ऐसा कह रहे हैं। और दोस्तों हम प्रयोग करने के लिए खरपतवार का उपयोग कर सकती हैं। खरपतवार क्या होता है? तो खरपतवार वो पौधा होता है जो किसी भी पेड़ पौधे के साथ अपने आप जमा उगाता है ना, उसको उगाया नहीं जाता, उसमें कोई वो कोई सी महत्व का नहीं होता, महत्व का होता भी है तो वो सिर्फ एक चारे के रूप में, है ना, ठीक है। वो खरपतवार, आप ये खरपतवार की परिभाषा आप याद कर लें दोस्तों, ये कभी आ भी जाती है। आगे कह रहे हैं, इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधे को वर्ग तीन तीन संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये सब वर्ग है शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। चित्र 7.3 में दर्शाए गए हैं, है ना, ये 7.3 में दर्शाया गया है, ये शाख, झाड़ी और वृक्ष, ठीक है। ये टमाटर शाख है, शाख यानी खाने वाली चीज़। वृक्ष होता है, ये पेड़ पौधा होता है जिसकी कम से कम ऊंचाई 6 फुट से ऊपर होती है, ये वृक्ष माना जाता है, ठीक है, 5 6 फुट से ऊपर होती है। नींबू, ये झाड़ी होती है, झाड़ी नमा होता है ये ना, ठीक है, ये हो गया था। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं, हरे एवं कोमल तने वाले शाक कहलाते हैं, खरपतवार को छोड़कर दोस्तों, है ना। ये सामान्यतः छोटे होते हैं, चित्र 7.3 में देख सकते हैं। और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं, इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। होती भी है दोस्तों, जगत से बैगन का पेड़ है ना, आलू है, ये भी शाक है दोस्तों ना। और ये देखिए शाक, झाड़ एवं वृक्ष। आगे कह रहे हैं कि कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं तथा कठोर होती हैं, उन्हें अधिक मोटा नहीं होती, इन्हें झाड़ी कहते हैं। झाड़ियाँ भी दोस्तों थोड़ी विशेष प्रकार की होती हैं, शाख से थोड़ी मजबूत होती हैं उनकी टहनियाँ, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं परंतु अधिक मोटी नहीं होती, इन्हें झाड़ी कहते हैं। कुछ ये तो पढ़ लिया था। कुछ पौधे बहुत ऊंची होती हैं तथा उनमें तनी सुदृढ़ एवं गहरी होती हैं, तनी जिनकी सुदृढ़ एवं गहरी होती हैं, जो कुछ पौधे होते हैं, ठीक है। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपर भाग से निकलती हैं, इन्हें इन्हें वृक्ष कहते हैं दोस्तों। वृक्षों की परिभाषा क्या है? तो इनकी ऊंचाई अधिक होती है और इनकी तनी मजबूत होती है दोस्तों, और गहरी यानी कि मतलब ऐसी कह सकते हैं कि अंदर जड़ गहरी होती है, ठीक है। इनमें शाखाएं ऊंचे भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपर भाग पर निकलती है ना, तना मतलब काफ़ी ऊंचाई पर इनकी शाखाएं निकलती हैं, मतलब 6 फुट के आसपास से निकलना शुरू हो जाती है ना, इन्हें वृक्ष कहते हैं।
6 फुट 5 फुट 4 फुट ऐसा, मतलब इस इतनी ऊंचाई से शाखाएं निकलना शुरू होती है, इन्हें वृक्ष कहते हैं। ठीक है। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत सारणी 7.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं दोस्तों, हमें भरना नहीं है, हालांकि वीडियो लंबा होता है, क्या फ़ायदा। पहली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर की तनी किस प्रकार की है? इनमें से कुछ पौधे को देखिए, ये साग झाड़ी और पौधी साग झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न है? आप आपके विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो दोस्तों वो बेल जो होती है ना, उसको चढ़ने के लिए ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसका तना या यूँ कहें टहनी मजबूत नहीं होती है ना, इसलिए उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है ना। आगे देखते हैं। ऊंचाई सॉरी ऊपर चढ़ जाते हैं ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये आरोही पौधे क्या कहलाते हैं? तो बेलों को आरोही कहते हैं, आरोही पौधे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अंगूर की बेल है, सेम की बेल है, और भी बेलें होती हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत तरह की होती हैं। ये साग झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। ठीक है। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधे को देखभाल पौधे की देखभाल करते होंगे। बिल्कुल करते हैं, बच्चे लोग तो अक्सर करते हैं। अपने घर अथवा विद्यालय में पाई जाने वाली वृक्ष, झाड़ी अथवा बिसर्पी लता से दो दो पौधों के नाम लिखिए दोस्तों। तना, अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उसके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। विभिन्न संरचनाओं और भागों को देखें। तने के बारे में बोल रहे हैं। अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उसकी तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं और भागों को देखें। तो दोस्तों ये इस तने के बारे में जानकारी मिलेगी। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा की गई अवलोकन से करें। कह रहे हैं जो मतलब तने की पहचान की है आपने, उसकी पहचान अपने साथी ने जो आपके साथी ने की उससे तुलना करें कि किस प्रकार उसने तुलना की है। ठीक है। उसने मतलब जांचा है तने को। आगे कह रहे हैं कि ज़्यादा कुछ खास नहीं है दोस्तों यहाँ, बस तने के बारे में जानकारी है। किस तरह का तना होता है, किस तरह से तने को समझा जा सकता है, बस कुछ नहीं है। ठीक है। कह रहे हैं आपने क्या देखा? तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल फूल होते हैं? नहीं होते हैं। तने में कहाँ होंगी? क्रियाकलाप दूसरे आवश्यक सामग्री, एक गिलास जल, लाल स्याही, साकी, पौधा तथा एक ब्लेड लें। ये ब्लेड, ये दोस्तों ब्लेड लेने की बात बोल रहे हैं, है ना। आगे कह रहे हैं कि कमजोर तने वाले सीधे ने, हाँ या तो हमने पढ़ लिया था इधर, ये है इधर। गिलास को 1/3 जल से भरें। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें। साग की तनी को गिलास में रखें, जैसा कि चित्र 6.7.6 में दिखाया गया है, ये इसमें दिखाया गया है। ठीक है। अगले दिन इन शाखाओं को अवलोकन कीजिए। क्या इस साग के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा कि तनी के ऊपर चढ़ गया है तो रंग तने के ऊपर चढ़ गया है, वो क्योंकि सोख लेता है दोस्तों, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी है। तना हमेशा सोखने की एक्टिविटी करता है दोस्तों, सोखने की का कार्य करता है ना। अगर इसमें अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और सिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग वहाँ तक कैसे पहुँचा? तो दोस्तों ये उसकी सोखने की जो प्रवृत्ति होती है उसकी वजह से। ठीक है। आगे इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है हमें, किस एक्टिविटी के कारण हुआ ये। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। तना जो जल का संवहन करता है दोस्तों, यानी कि सोखने की एक्टिविटी करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलित खनिज जल की साथ तने के ऊपर पहुंच जाती है। ठीक है। आगे कह रहे हैं ये पत्तियों के बारे में देखते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, तो पत्तियों के बारे में देखते हैं। ठीक है। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी पत्तियों की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसा है? नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल आकार रंग होगा दोस्तों, क्योंकि हरी होती है अक्सर पत्तियां, लेकिन आकार बहुत ही मुश्किल है एक जैसा हो। ठीक है। आगे देखते हैं, यह तने से किस प्रकार जुड़ी हैं? पत्ती का वह भाग किसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती हैं। ठीक है। पर्णवृंत कहलाती हैं।
कह रहे हैं कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती हैं पर्णवृत्त वृंत कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोई भी पत्ती है जिसका जो ऊपरी सिरा होता है जो किसी टहनी से जुड़ा होता है ना, तो वो पर्णवृंत कहलाता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती के जो चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? फलक। ठीक है, आगे कह रहे हैं चित्र 7.8 में देखें, 8 में क्या है तो देखेंगे अभी। 7.8 अगर कहीं दिया गया है तो ये देखिए, इसके बारे में भी देखते हैं। क्या आप ने आसपास के पौधों की पत्तियों में इस भाग की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है? बहुत सी पत्तियों में होता है, बहुत सी पत्तियों में नहीं होता है दोस्तों पर्णवृंत। ठीक है, तो देखिए फलक जो हो गया ये दोस्तों, ये फलक है, ये चौकोर भाग है, जो मतलब चौकोर नहीं कह सकते, इसको वृत्ताकार कहेंगे, या यूँ कह सकते हैं ये जो पत्तियों की किनारी वाला हिस्सा होता है ये फलक होता है। पर्णवृंत ये दोस्तों ये देखिए, ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, टहनी से जुड़ा होता है, तने से जुड़ा होता है वो, और ये तना है ही। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इधर पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उनकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगी। कह रहे हैं कि पत्तियों की जो और जानकारी हमें और चाहिए तो हमें उनकी छाप लेनी पड़ेगी। छाप यानी कि उनके बारे में और अधिक से विशेष जानकारी लेनी पड़ेगी उनको, या यूँ कह सकते हैं कि उनको छापना पड़ेगा कहीं, या यूँ कह सकते हैं उनको तोड़कर उसका उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी है, यदि आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता तो आप ये क्रियाकलाप आपको सोचने पर मजबूर करेगा। क्या है ये क्रियाकलाप? देखते हैं। क्रियाकलाप 3, एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। इसे चित्र 7.9 में दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। ये देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार इसको छापना है। ठीक है, अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज के उस भाग को उसके नीचे जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या वह छाप पत्ती की तरह है? पत्ती की इस रेखीय संरचना को सिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है? इसे मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। दोस्तों ये देखिए कितना महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि अगर किसी पत्ती की छाप निकालनी है, यानी कि उस पत्ती को पेपर पर छापना है, तो पहले पेपर को पत्ती के ऊपर रखिए। ठीक है, एक काठ का फैन लीजिए, उसको हल्के हल्के से तिरछा करके उसी जगह पर चलाइए जहाँ पर जिसके कागज के नीचे पत्ती रखी हुई है ना। तो देखिए उसके बाद वो पत्ता अपने आप कागज पर छप जाएगा और उसमें छोटी छोटी लाइनें होंगी, लकीरें होंगी, उन्हें सिराई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो बीच में एक मुख्य सिरा होती है, मुख्य लाइन सी बनी होगी बीचों बीच में, उसे मध्य सिरा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन सिराओं के समूह को क्या कहते हैं? जो डिजाइन सी बन जाती है पत्तियों कागज पर बनेगी, उसे सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि यह डिजाइन मध्य सिरा की दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। चित्र 7.10 में ए में देखें कहाँ है ये, यहाँ नहीं है, इधर कहीं नीचे है। 7.10 में ये देखिए ये। ठीक है, पत्ती सिरा विन्यास जालिक रूपी समांतर। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहे हैं कि विभिन्न पौधे की पत्तियों को बिना तोड़े उनकी सिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। मतलब अध्ययन किस तरह से करना है? पत्तियों को नहीं तोड़ना, और वैसे ही उसको देखकर उसका मतलब जो आकार है या उस पे जो आकृति है या उसकी जो संरचना है कागज पर बनाकर कोशिश कीजिए। ठीक है, यही अध्ययन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, बता रहे हैं ऐसा कीजिए। आगे कह रहे हैं आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती हैं। पत्तियां क्या कार्य करती हैं दोस्तों? ये क्रियाकलाप 4 में देखना है। पत्तियां क्या कार्य करती हैं, पत्तियों की कार्य। आवश्यक सामग्री साग पौधा, एक पौधा लीजिए, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा लीजिए। क्या लेना है ये क्रियाकलाप में दोस्तों? एक पौधा लेना है, एक पॉलीथीन लेना है,
ठीक है, पारदर्शी पॉलीथीन हो, और एक थैला मतलब पॉलीथीन का थैला, और एक और मतलब छोटा सा धागा ले लिए, कुछ कुछ धागा चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आगे देखते हैं। इधर ये करना है। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए, जो पौधा स्वस्थ हो दोस्तों। ठीक है, और मतलब ताज़ा तोड़कर, मतलब सॉरी, ताज़ा पौधा हो, मतलब तोड़कर नहीं, तोड़ देंगे तो उसकी मतलब एक्टिविटीज़ कम खत्म हो जाएंगी। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्र अनुसार एक पॉलीथीन की थैली में ढक कर धागे से बांध दीजिए। दूसरी पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांध दीजिए, धूप में रख दीजिए। कुछ घंटे के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंद दिखाई देती है? दोस्तों क्या होगा कि जो पत्तियां होती हैं वो जल का वो क्या कहते हैं कि स्थानांतरित करेंगी जल को, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का कार्य करेंगी। ठीक है, और एक्टिविटीज़ तो बता ही रहे क्या करना है। पॉलीथीन में एक स्वस्थ पौधा रखिए, धागे से बांध दीजिए, उसके बगल से एक और पौधा खाली पॉलीथीन रखिए, उसमें उसके धागे को पहुंचाइए। ठीक है, चित्र यहाँ दिया गया है, ये देखिए इस तरह से ये बता रहे हैं पत्तियों का कार्य करती। पत्तियाँ क्या कार्य करती, तो पत्तियाँ इसको जल को अपने मतलब ओर से बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, अपने माध्यम से। किसी थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलो, मतलब पौधा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना, इसलिए बोल रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि इस तरह से ये करना था। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो आगे क्या कह रहे हैं, जल की यह बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं, मतलब कह रहे हैं ना, वही बता रहे हैं कि पत्तियां अपने अंदर से जल को निकालती हैं, मतलब जल का स्थानांतरित करती हैं। ठीक है, किस प्रक्रिया के माध्यम से? तो इस प्रक्रिया को कहती हैं बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, बाष्प का उत्सर्जन करती है। ठीक है, बाष्प यानी जल को बाष्प के रूप में। ठीक है, इसलिए बाष्प का उत्सर्जन करती हैं। ठीक है, इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। ठीक है, पौधे वायुमंडल में जल को छोड़ते हैं, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है। ठीक है, क्योंकि जल को छोड़ते हैं और जल में होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो जल में वायुमंडल में जल की मात्रा बनी रहती है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है, सॉरी। आगे कह रहे हैं कि इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इस विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे। अध्याय 14 में हमें पढ़ना है दोस्तों इस प्रक्रिया की। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधे के बाष्प उत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते? नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते दोस्तों? क्योंकि ये रीज़न है, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको देखना थोड़ा मुश्किल रहता है। हालांकि कोई काम मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन जब उस पर पॉलीथीन बांध दी गई है तो जो उसका बाष्पोत्सर्जन हो रहा है ना, वाष्प का उत्सर्जन हो रहा है, तो वो हमें पॉलीथीन पर स्पष्ट दिखाई दिया है ना। अगर पॉलीथीन नहीं होती तो उसका जल कहाँ जाता, सीधे हवा में निकल जाता। ठीक है, इसलिए हमें पता नहीं पड़ता। आगे कह रहे हैं कि अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिनमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। तो दोस्तों जल की जो विभिन्न अवस्थाएं थी जिनमें जल का परिवर्तन हो रहा था, अध्याय 5 में आपने पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा है दोस्तों तो जाकर देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी बताती हैं कि एक क्रम में पढ़ने से चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। बाकी कुछ चीज़ें स्किप भी हो जाती है, इसलिए आपको हमेशा ही क्रम में पढ़ने के लिए बोला जाता है। ठीक है, और कह रहे हैं कि अध्याय 5 में आप जाकर देख सकते हैं कि उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। तो वो बाष्पोत्सर्जन बता रहे हैं ना, वही एक्टिविटीज़ है। या यूँ कह सकते हैं, और भी मतलब जो एक्टिविटीज़ होती हैं, आप अध्याय 5 में जाकर देखें और फिर यहाँ पर आप अच्छे से उनको समझ सकते हैं। ठीक है,
पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन दोबारा करते हैं। ठीक है, अध्ययन करते हैं दोबारा, है ना। दूसरा अध्ययन, सॉरी, क्रियाकलाप 5, आवश्यक सामग्री पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परख नली, बर्नर, जल, प्लेट एवं आयोडीन विलयन लीजिए। ये इतने सामान लेकर अब परख नली में एक पत्ती रखिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें। स्प्रिट दोस्तों डालकर जिससे पत्ती उसके पूर्णतः डूबी रहे, स्प्रिट में पत्ती डुबा दीजिए। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, बीकर नहीं, इस परख नली को जल में आधे भरे बीकर में डाल रखिए, डूबी रहे। अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। जो बीकर था दोस्तों, उसमें जो जल था उसमें इस पत्ती को रख दीजिए। बीकर को उस समय तक गर्म करें जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। तो ये क्यों करा है, मतलब करने की बोल रहे हैं, आगे देखते हैं। अब पत्ती को परख नली में सावधानी पूर्वक बाहर निकालिए, जल से भली भांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर तो आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालिए, चित्र 7.12 के अनुसार यहाँ पे दिया गया है ये एक्टिविटीज। ठीक है, ये ऐसा हरी पत्ती लेना है, उसको इसमें रखना है, उसको गर्म करना है, आयोडीन का विलयन डालना है, बैगनी रंग की पत्ती हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप क्या देखते हैं, अपनी परीक्षण की तुलना अध्ययन 2 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषणों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए परीक्षणों से कीजिए। जो अध्याय 2 में हमने पढ़ा था कि विभिन्न पदार्थों के बीच जो क्रियाकलाप करने के लिए उसमें दिखाया गया था, बताया गया था, उसके बारे में सोचिए। यदि आपने वो अध्याय देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो जाकर देखिए दोस्तों। एनसीईआरटी की खूबसूरती या यूँ कहें कि पढ़ाने का तरीका यही है दोस्तों, क्योंकि इसमें एक अध्याय दूसरे अध्याय से लिंक रहता है और इसी वजह से बच्चों को अधिक से अधिक अच्छे से समझ में आ जाता है ना। और उसके सारे बच्चे एक भी अध्याय को स्किप नहीं करते, है ना। आगे देखते हैं, क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? ठीक है, हो सकता है मंड होगा, बिल्कुल। हमने अध्याय 2 में देखा कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। तो ये जो एक्टिविटीज़ बता रहे हैं, क्रियाकलाप बता रहे हैं, इनमें क्या करना है, कहने का तात्पर्य ये है कि पत्ती को पूरी तरह से गर्म किया जाएगा जल में डाल के, तो उसका पूरा रंग निकल जाएगा। वो रंग क्लोरोफॉर्म होता है दोस्तों। क्लोरोफॉर्म निकलने के बाद पत्ती का रंग एकदम सफ़ेद या यूँ कहें हल्का मटमैला या काला सा हो जाएगा। फिर उसको जब परख नली में निकाल कर उस पर आयोडीन डाला जाएगा तो पत्ती का रंग हो जाएगा नीला। ठीक है, तो ये इसमें मंड की उपस्थिति को दर्शा रहा है। ठीक है, और मंड पिछले अध्याय में आपने देखा था, अध्याय 2 में, तो आलू में भी पाया जाता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि आलू में यह मंड पौधे के अन्य भागों से आकर एकत्रित हो जाता है। आलू में जो मंड होता है तो वो कहाँ से उपस्थित रहता है आलू में, तो पौधों के जो अन्य भाग से, यानी कि जो आलू धीरे धीरे पत्तियों के द्वारा, टहनियों के द्वारा है, उसमें मंड आलू में एकत्रित हो जाता है। और आलू हम जब खाते हैं तो हमारे शरीर में मंड जाता है, तो हमारे लिए फायदेमंद भी होता है। ठीक है, परंतु पत्तियां प्रकाश संश्लेषण प्रकाश और हरे रंग की एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। पत्तियां भोजन बनाती हैं, इसलिए उनमें हरा रंग रहता है, आलू में नहीं रहता है दोस्तों। एक समय जब तक आलू की पूरी एक्टिविटीज़ नहीं हो जाती, जब तक आलू पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाता है, तब तक वो एक्टिविटी करता है। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, उसके बाद वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है और सूख कर वो, मतलब एक सूख कर नहीं कह सकते, आलू मतलब पक जाता है या यूँ कहें पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। तो उसमें फिर वो क्या कह सकते हैं, क्लोरोफॉर्म की वो बिल्कुल नहीं रहती है। क्लोरोफॉर्म तो वैसे भी नहीं रहता, उसकी बहुत कुछ मात्रा हो भी सकती है दोस्तों, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि हरे रंग की एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं पत्तियाँ। ठीक है, पत्तियाँ हरे रंग से के साथ वो अपनी क्लोरोफॉर्म के साथ अपना भोजन बनाती हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं वो पत्तियाँ। जो ये अपना भोजन बनाती हैं, पत्तियों को भी भूख लगती है, वो भी सजीव होती है दोस्तों। वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि पेड़ पौधों में भी जीव पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो पत्तियाँ अपना भोजन बनाती हैं, उसमें वो किसका उपयोग
करती हैं, किसकी सहायता लेती हैं? तो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है दोस्तों, तो पत्तियां जब अपना भोजन बनाती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं और जल का उपयोग करती हैं। ठीक है, आप ये याद रखें। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पत्तियां किस एक्टिविटीज़ के माध्यम से अपना भोजन बनाती हैं, तो और किस किस चीज़ों का मतलब उपयोग करती हैं, तो ये बता सकती हैं आप। ठीक है, इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियां भोजन बनाती हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन करते हैं। ठीक है दोस्तों, और किस चीज़ का उपयोग करती है उसमें, तो प्रकाश संश्लेषण में तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। इस प्रक्रम में जो एक्टिविटीज़ पेड़ पौधे करती हैं उसमें किस गैस का निष्कासन होता है, मतलब किस गैस का रिलीज करती हैं, तो ऑक्सीजन का। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, यहाँ से हमें कितना महत्वपूर्ण बात समझ में आ रहा है कि जो पेड़ पौधे अपने भोजन बनाती हैं, भोजन के माध्यम से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, मतलब ऑक्सीजन छोड़ते हैं पेड़ पौधे। तो वो ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यक होता है? मनुष्यों के लिए दोस्तों, जीव जंतुओं के लिए। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी है इंसानों के लिए, है ना। पेड़ पौधों को लगाना चाहिए हर जगह, हर इंसान को अपने जीवन में जितना हो सके अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए दोस्तों, है ना। आगे कह रहे हैं, पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों की विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। और अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उससे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। तना जो है पत्तियों को जल पहुंचाता है। क्यों पहुंचाएगा? तो जल ही तो है जो दोस्तों, वो जल के ही साथ तो वो एक्टिविटीज़ करेंगी, तभी तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तभी तो वो भोजन बना पाएंगी, है ना। और तभी तो वो जो जल का वाष्प उत्सर्जन करती हैं और वो वायुमंडल में जल का जो उत्सर्जन करती हैं हो पाता है ना, ये सब। और उनके लिए ज़रूरी भी है जल दोस्तों। जल के ही माध्यम से वो अपनी अलग और जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो करती हैं, है ना। आगे कह रहे हैं कि पत्तियों से जल की कुछ मात्रा ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्तियों को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य जड़ें करती हैं। तो तनों और पत्तियों को जल किस तरह से पहुंचता है, तने में किस तरह से आता है, तो जड़ें करती हैं। जड़ें दोस्तों अवशोषित करती हैं जल को जमीन के अंदर से दोस्तों, है ना। तो जल को अवशोषित करती हैं, अवशोषित करके वो अपनी छोटी छोटी नलियाँ होती हैं, छोटी छोटी वो उसमें यूँ कह सकते हैं कि उसमें उसके अंदर जल को बहाने के लिए छोटी छोटी नलियाँ होती हैं ना, वो उनके माध्यम से जल ऊपर चढ़ता है केसी तत्व के द्वारा। ठीक है, आप इसको ये भी एक्टिविटीज़ आगे पढ़ेंगी। ठीक है, केसी तत्व के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है। ठीक है, और तने में जाता है ना, टहनियों में जाता है, और उसके बाद पत्तियों में जाता है। ठीक है, और फल फूल में भी जाता है इसी माध्यम से। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि जड़ों के बारे में देखते हैं। 7.4 जड़ें। चित्र 7.13 को ध्यानपूर्वक देखें। पहली और बूझो ने कौन सी अपनी पौधों को ठीक प्रकार से जल दे रहा है। पहली और बूझो में कौन अपने पौधे को ठीक से जल दे रहा है। यहाँ कोई चित्र दिया गया है जी, देखिए ये दोनों ही लगभग अपने पेड़ पौधों को अच्छे से जल दे रहे हैं, लेकिन ये बच्ची मतलब जो है ये अच्छे से पानी दे रही है, क्योंकि इसका जल सीधा गमले में गिर रहा है और पत्तियों पर भी, है ना। और इसका ये बदतमीज बच्चा है, ये जल न तो गमले में डाल रहा है ना ही पत्तियों पर ठीक से डाल रहा है ना, तो ये बच्चा थोड़ा शरारती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ से शुरू करना है हमें। ये पौधों को जल देना, ये दे रहे हैं बच्चे। ठीक है, आगे कह रहे हैं पौधों का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है। आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी जड़ों के बारे में पढ़ते हैं अब। ठीक है दोस्तों, तो क्रियाकलाप है 6। ठीक है, आवश्यक सामग्री क्या है? आवश्यक सामग्री क्या है दोस्तों? तो 2 गमले लीजिए, कुछ मिट्टी और खुरपी दोस्तों आप जानते ही है, जिससे मिट्टी खोदी जाती है। ठीक है, पेड़ पौधे लगाने के लिए उपयोग की जाती है, या कभी कभी खेतों में खरपतवार को निकालने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और भी अनेक काम है। ब्लेड तथा कैंची एवं जल लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये 4-5 सामग्री ले ली। अब क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। ये क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थी हो तभी करें। ठीक है,
आगे कह रहे हैं बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे दो पौधे सावधानी से उखाड़िए, मतलब उनकी जड़ें ना टूट पाए। ठीक है, ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति ना हो, वही है, जड़ें ही टूट जाएंगी फिर क्रियाकलाप नहीं हो पाएगा ना। खरपतवार के एक, ये देखिए दोस्तों, खरपतवार ले लिए। आगे कह रहे हैं कि खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ ये लगाया है, ये दोनों पौधे लगा दिए गए हैं। ठीक है, ये खरपतवार है, जड़ सहित खरपतवार, जड़ रहित खरपतवार। ठीक है, एक में जड़ है, एक में नहीं है। ठीक है, दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए, दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। ठीक है, यानी कि ये कह रहे हैं कि दो खरपतवार पौधे लीजिए प्रयोग करने के लिए, उनमें से एक की जड़ें काट दीजिए, एक की जड़ें नहीं काटिए। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए, अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। ठीक है, ये मतलब लगा दिए दोनों ही, एक जड़ सहित एक जड़ रहित। ठीक है, इसमें नियमित रूप से जल दीजिए, दोनों पौधों में, मतलब जो खरपतवार है दोनों में पानी दीजिए। ठीक है, क्यों दीजिए? ताकि वो बढ़ सकें। आप देखेंगे, आप ये क्रियाकलाप देखकर एक सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण कीजिए, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? नहीं रहेंगे दोस्तों। क्यों नहीं रहेंगे? आप देखिए क्या है, क्या वजह है। दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? बिल्कुल जान पाते हैं दोस्तों। ये जड़ वाला पौधा है, ये स्वस्थ रहेगा, और ये बिना जड़ों वाला पौधा ये मुरझा जाएगा। ठीक है, मतलब इसका हास हो जाएगा, या यूँ कह सकते हैं ये मर जाएगा। ठीक है, मरना ही है उसके लिए। ठीक है, ये स्वस्थ है जड़ वाला, ये बिना जड़ वाला ये मर रहा है पौधा, है ना, बिना जड़ों के, यानी कि उन्हें पानी की पूर्ति नहीं हो रही है। और पानी की पूर्ति किस तरह से होगी? तो जड़ों के माध्यम से। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि हाँ, इधर एक सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। ये कहाँ आ गए हम? यहाँ से, यह क्रियाकलाप 7वें पे है दोस्तों, सॉरी मैंने क्या पढ़ दिया। जड़ का एक महत्वपूर्ण कार्य जानने के लिए आई अध्ययन क्रियाकलाप और करें। ये क्रियाकलाप दूसरा बता रहे हैं जड़ों के महत्व को समझने के लिए। सामग्री क्या है? तो मक्का और चने के बीज रुई, कटोरी तथा जल लीजिए दोस्तों। ये क्रियाकलाप अगला है जिसमें हमें जड़ों का महत्व समझना है। ठीक है, वो तो हमने वहाँ समझ लिया था। ठीक है, मक्का, चने के बीज, रुई और कटोरी और एक जल लीजिए। 2 कटोरियाँ लीजिए, इनमें भीगी हुई रुई रखिए, एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी कटोरी में मक्का के दाने रखिए। ठीक है, जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोदित नहीं हो जाए, मतलब अंकुरित ना हो जाए, कहने का मतलब ये। आगे कह रहे हैं कि एक सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। एक सप्ताह बाद उन्हीं पौधों को, जो चने के बीज थे, उनको बाहर निकालने का प्रयास करें। क्या नवोदित सरलता से रुई से बाहर खींचा आता है? क्यों आता है? क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रहती हैं। कह रहे हैं कि ये जो जड़ें हैं मिट्टी में अच्छे से, मतलब फंसी हुई होती हैं, अच्छे से, मतलब पैर जमा कर बैठी रहती हैं, मतलब यह यूँ कह सकती हैं, अच्छी से धसी हुई होती है ना। ठीक है, अपना मिट्टी के अंदर ही अंदर वो अपना रास्ता बना लेती हैं, और फिर वो अच्छे से मतलब मिट्टी को पकड़े रहती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ दोस्तों हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, तो वो तो अब और अधिक मात्रा में मिट्टी को अपने अंदर मतलब जकड़े रहती होंगी। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो भूस्खलन होता है, भूस्खलन दोस्तों एक एक्टिविटीज़ होती है। तो पेड़ों की जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को बहने से रोकती हैं और भूस्खलन होने से रोकती हैं ना। जो पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों आपने देखा होगा, अचानक पहाड़ गिर जाती है, मिट्टी धस जाती है ना। तो ये किस वजह से होता है? पेड़ों की कमी की वजह से, है ना। पेड़ पौधे नहीं होंगी तो ये एक्टिविटीज़ होंगी, भूस्खलन होगा दोस्तों। भूस्खलन से दोस्तों बहुत आपदाएं आती हैं, लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों, है ना। और पर्यावरण में भी बहुत विशेष प्रकार की कह सकते हैं कि बहुत ही विशेष प्रकार की भूमिका निभाती हैं पेड़ पौधे। ठीक है, और
पर्यावरण में जो डिस्ट्रॉय होती है, जो हमारे आसपास जो भी मतलब आपदाएं आती हैं वो पेड़ों की कमी से आती हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर पेड़ पौधे होंगी तो और भी जो आपदाएं होती हैं वो आने से बचती हैं। भूस्खलन वगैरह है और भी जो समस्या होती है, अचानक मानसून का बदलना भी ये पेड़ पौधे पर ही निर्भर करता है दोस्तों। ठीक, अब हाँ यहाँ आते हैं हम। ये देखिए, ये रुई में ये इसकी जड़ें धंस रही हैं और निकालने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि ये यहाँ पे जड़ें जकड़े रहती हैं, यहाँ से हो गया था। इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहा जाता है। ये जो जड़ें होती हैं इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहा जाता है, यानी कि पौधों को स्थिर रखने वाला कहा जाता है। ठीक है, जड़ों को मिट्टी के अंदर पौधों को, जो जड़ें पौधों की जड़ें होती हैं उन्हें स्थिर कहते हैं, यानी कि वो जो जड़ें होती हैं मिट्टी के अंदर पौधों को स्थिर रखती हैं, है ना। आप दोबारा से समझ सकते हैं। आगे कह रहे हैं, आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। तने और पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? बिल्कुल होती है दोस्तों, जड़ों में विभिन्नता होती है। विविधता यानी कि अनेकता, मतलब विभिन्न प्रकार की जड़ें होती हैं। ठीक है, किसी पौधों की बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की अधिक मात्रा में अधिक घनी फैली हुई होती है, किसी की मतलब नॉर्मल होती है ना। किसी की मजबूत होती है, किसी की मतलब कम मजबूत होती है जड़ें, है ना। ये मतलब उनकी विविधताएं हैं। ठीक है, आइए इसका पता लगाते हैं। ये जड़ों की विविधता का पता लगाने के लिए एक एक्टिविटीज दिखा रहे हैं, क्रियाकलाप। चित्र 7.16 में देखते हैं एवं 7.16 बी में को देखते हैं, मतलब 2A और बी को ध्यानपूर्वक देखते हैं। यहाँ कहीं होगा नीचे। ये देखिए, इसकी जड़ें कुछ अलग है और इसकी जड़ें कुछ अलग है। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए। क्या यह है चित्र 7.16 के समान दिखती हैं अथवा चित्र 7.16 बी की तरह दिखती हैं? मक्का के पौधे की जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृति के बीच के साथ चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना रखिए। चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है? दोस्तों कह रहे हैं कि चने और मक्का के जो पौधे हमने बीज डाले थे रुई में और वो उसको पानी दिया था, सप्ताह बाद हमने उसको देखा था, तो वही बता रहे हैं उनमें क्या क्या अंतर दिखा है। अंतर दोस्तों क्या दिखा है, तो मक्के के पौधे में और चने के पौधे में कुछ खास अंतर है। आप देखिए, चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है, भी किस रूप से एक दूसरे से भिन्न है। ऐसी प्रतीत होती है कि जड़ें दो प्रकार की होती है। क्या जड़ों में कुछ और भी प्रकार हैं? आइए इसका भी पता लगाते हैं। इसका देखिए, ये दोस्तों ये मक्की का पौधा है दोस्तों, ये मक्की का और ये चने का। ठीक है, तो ये चने की जड़ें दोस्तों किस प्रकार देखिए आप, उसमें और भी शाखाएं निकली हुई हैं और मक्की का दोस्तों नॉर्मल है। ठीक है, आगे देखते हैं क्रियाकलाप 9 करके देखते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा जड़ों की और भी महत्वपूर्ण चीज़ें। खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हैं। कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी खोद कर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उसका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधे की जड़ें या तो चित्र 7.16 की तरह दिखती हैं या फिर 7.16 बी की तरह दिखती हैं? दोस्तों ये दोनों अलग अलग दिखेंगी, मतलब शायद है कुछ सेम दिखेंगी ना। देखिए दोस्तों इस तरह से बता रहे हैं। इसकी देखिए कितनी मतलब नॉर्मल जड़ें हैं और इसमें देखिए कितनी घनी जड़ें हैं। ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग खरपतवार हैं। ठीक है, ये देखिए मूसला जड़ और रेशेदार जड़। ठीक है दोस्तों, ये मूसला जड़ है। मूसला जड़ दोस्तों क्या होता है, उसकी क्या खासियत होती है, तो ये सीधी जाती है और रेशेदार जड़ें होती है ये फैल जाती है चारों ओर। ठीक है, अब इसकी भी विशेषता है दोस्तों। ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, जो अधिक लंबे होते हैं उनकी जड़ें ऐसी हो जाती हैं रेशेदार। ठीक है, और मूसला जो लंबे नॉर्मल पेड़ पौधे होते हैं वो जो छोटे होते हैं या यूँ कहें कि जो ज़्यादा लंबी नहीं ऊँचे होते, मतलब नॉर्मल साइज की होती है, उनकी जड़ें कुछ इस प्रकार की होती हैं। ठीक है, वैसे हर एक जगह पे ये बात लागू नहीं होती। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। जिस पौधे की जड़ें चित्र 7.17 की तरह है उनकी मुख्य जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। पार्श्व जड़। ठीक है,
जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 के समान है उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती। ठीक है, ये दोस्तों मूसला जड़ है, और ये दोस्तों ये आपने देख ही लिया, क्या है बताना दोबारा। ठीक है, उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, जिन्हें जकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं दोस्तों। ये जकड़ा जकड़ा दोस्तों आपने देखा होगा कई गांव में देहाती लोग जो सॉरी खेतों की बाउंड्री करते हैं, तो मतलब जो बाड़ लगाते हैं, तारबंदी बोलते हैं जिसको, तो उसके आसपास बमूर होता है, उसके काट कर टुकड़े लगा देते हैं, उसको जकरा बोलते हैं देसी भाषा में। तो वही बता रहे हैं, इसको जकरा जड़ बोलते हैं, या ये जकरा जड़ या रेशेदार जड़। ठीक है दोस्तों, और इसको मूसल जड़ बोलते हैं, ये सीधी जा रही है मूसल जड़ या पार्श्व जड़। ठीक है दोस्तों, ये दोनों जड़ों का मतलब कुछ अंतर है। ठीक है, एकत्र किए गए खरपतवार पौधे को उनकी जड़ के आधार पर दो समूह में बांटिए। जो जड़ें आपने एकत्रित की दोस्तों, उनके समूह के आधार पर दो भागों में बांटिए। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं समूह में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियां को देखिए, उसका सिरा विन्यास किस प्रकार का है। समूह बी के पौधों की जड़ों का सिरा विन्यास देखिए किस प्रकार का है। तो ये दोस्तों अंतर बता रहे हैं, बाकी कुछ खास नहीं है। बूझो के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया, यदि वह जानना चाहता है कि पौधों की जड़ किस प्रकार की होंगी, तो उसे उस पौधे की उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है, वह पौधे की पत्तियों को देखकर उसका उत्तर दे सकता है। देखिए दोस्तों, ये इसके दिमाग में एक आइडिया आया है, पौधे की जड़ों का अंदाजा किस प्रकार लगाया जा सकता है, पत्तियों को देखकर लगाया जा सकता है दोस्तों। ये आप भी लगाइए दोस्तों, देखिए क्या कार बता रहे हैं, किस प्रकार लगाया जा सकता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि पौधों की पत्ती के सिरा विन्यास से जड़ के प्रकार की एक रोचक संबंध है। अब आप दोस्तों बिना पौधे को या खरपतवार को उखाड़े बगैर बिना उखाड़े ही उसकी जड़ों के बारे में बता सकते हैं, उसकी जड़ों का आकार किस प्रकार का है। ठीक है, उसकी जड़ें मूसला जड़ है या रेशेदार जड़ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या सभी पौधे जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं उनकी पत्तियों का सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार को 7.2 में सही रूप से भर सकते हैं। जड़ के प्रकार एवं पत्तियों की सिरा विन्यास के प्रकार, पौधे का नाम, सिरा विन्यास, जड़ के प्रकार। तो दोस्तों ये आप देखते हैं, हमने देखा कि जड़ें मिट्टी में जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों की अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो कह रहे हैं कि जो जड़ें हैं दोस्तों मिट्टी में जल का अवशोषण करती हैं, जल को अवशोषित करती हैं जड़ों की। ठीक है, और तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों तक पहुंचाता है। जो तना है वो जल और खनिज लवण होते हैं जो पेड़ पौधों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उन तक पहुंचाता है दोस्तों, है ना। क्या पहुंचाता है तो तना। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि पेड़ में जो भी फूल पत्तियां फल होते हैं ना, वहाँ तक जल और खनिज पदार्थों को कौन पहुंचाता है तो तना पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, और तने तक जल को कौन पहुंचाता है तो जड़ें पहुंचाती हैं। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं, पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं तथा भोजन तने से होकर पौधों की विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। दोस्तों वही पत्तियां क्या करती हैं तो भोजन का संश्लेषित करती हैं। ठीक है, भोजन खाएंगी तभी तो शरीर पूरे उसमें लगेगा, पेड़ में जो पेड़ की अन्य भाग हैं, पेड़ की और भी अन्य भाग होते हैं, टहनियाँ वगैरह होती हैं, वहाँ तक फल फूल तक भी जाता है ये सब, तो ये जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे इंसान के शरीर में जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, खाना खा के हमारे पेट में खाना पचता है, उसके बाद हम वो खाना और ऊर्जा के माध्यम से हाथ पैर शरीर में अन्य भागों तक पहुंचता है ना। ऐसा ही सब पेड़ पौधों में होता है, यानी कि पेड़ पौधे भी इंसानों की तरह जीवन यापन करते हैं। ठीक है, वो समस्या एक है उनके साथ कि वो चलते फिरते नहीं है, ना ही वो कोई कार्य वगैरह करती है जो इंसान करता है। ठीक है, यानी कि वो स्थिर है और जीवित है। आगे कह रहे हैं, इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम एवं टोपियोका आदि को हम खाते हैं। टोपियोका दोस्तों क्या है ये मुझे भी नहीं पता। हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं, अन्य भागों को, पौधे के जो अन्य भाग हैं उनको भी खाते हैं। ये जो जड़ दिखा रहे हैं ना, ये मूली, गाजर, शकरकंद, ये दोस्तों जड़ें हैं,
हमें जड़ों की ये हम इन पौधों की जड़ें ही खाते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए खाने योग्य जो भाग है जड़ें ही है, ठीक है। आगे कहते हैं हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं। तो क्या क्या खाते हैं, देखिए पत्तियां भी खाते हैं, फूल भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, तना भी खाते हैं, जड़ भी खाते हैं, यानी कि इंसानों से कुछ नहीं बचा। आगे कह रहे हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है, हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। ये देखिए दोस्तों, इंसानों ने सब कुछ खा लिया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? तना जो है दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है दोस्तों, बिल्कुल करता होगा। देखिए चित्र में लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर। तने की कौन से पदार्थ नीचे की ओर जाते हैं दोस्तों, और कौन से पदार्थ नीचे की ओर, ठीक है। ये मतलब देखना है नीचे कौन सा जाता होगा। कोई मुश्किल है कोई भी मतलब भाग, मतलब कोई भी पदार्थ नीचे जाता हो, बल्कि सब ऊपर ही जाते हैं। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। पुष्प देखिए दोस्तों, यानी कि पेड़ पौधों की हर एक हिस्से के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है दोस्तों, और विशेष रूप से की जा रही है ताकि बच्चों को विशेष तरीके से समझाया जा सके और उनको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी पुस्तकों में आपने देखा होगा कि इस तरह से नहीं समझाते, एक एक उदाहरण देकर एक एक चीज़ों को फैक्ट के रूप में समझा के ऐसे नहीं समझाते हैं अन्य पुस्तकों में। इसलिए एनसीईआरटी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें मानी जाती हैं। देखिए पुष्प को देखते हैं। गुलाब के पौधे के 3 आरेख चित्र 7.19 ए बी तथा सी में दर्शाए गए हैं। देखिए यहाँ कहीं चित्र दिया गया होगा, ये देखिए, ठीक है। कौन सी स्थिति में आप पौधे को भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों? देखिए इस स्थिति में पहचान सकते हैं, ये देखिए फूल के साथ ये बता सकते हैं ये गुलाब का फूल है, हम जानते हैं इसलिए हम पहचान लिया कि गुलाब का पौधा है, ठीक है। यहाँ पे समझ में नहीं आ सकता, अगर बहुत ही समझदार हो तो बता सकता है पत्तियों को देखकर, और टहनी को देखकर तो कोई मुश्किल ही है बता पाए, है ना। तो ये आगे देखते हैं चित्र 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे हैं? नहीं होते, सभी पुष्प रंग बिरंगे नहीं होते हैं। ये देखिए चित्र 7.19 गुलाब ए पत्तियां विहीन शाखा, पत्ती सहित शाखा, पत्ती एवं पुष्प सहित शाखा। तो दोस्तों ये आगे अध्ययन के लिए पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, जो सूरजमुखी अथवा गुलदाउदी न लें, क्योंकि यह एक पुष्प नहीं है वरना पुष्पों का गुच्छा है, जैसा कि आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो वो पुष्पों का गुच्छा होता है, यानी कि इस प्रयोग में सबसे बेस्ट उदाहरण के लिए लेना है तो गुलाब का फूल ले सकते हैं आपके, इस पर ही प्रयोग करें। आगे कह रहे हैं, हाँ यहाँ से थी, क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूँ, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? नहीं होते दोस्तों। हाँ होते हैं, लेकिन वो मतलब इतने छोटे नहीं होते, काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं, लगभग 5-6 फुट के ऊपर रहते हैं। क्या ये चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। तो पुष्पों का अध्ययन करने के बारे में बता रहे हैं, यहाँ देखिए दोस्तों, इधर से क्रियाकलाप 10 आवश्यक सामग्री, एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प लीजिए। एक फूल की कली लीजिए जो खिली ना हो, और 2 फूल लीजिए दोस्तों, है ना, फूल यानी पुष्प की बात है। और धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमोहर एवं ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक लेंस तथा जल लीजिए दोस्तों। ये काफ़ी विशेष प्रकार की एक्टिविटीज़ करने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए लेंस वगैरह भी चाहिए, है ना। चित्र 7.20 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। ये देखिए इसका अवलोकन करना है। ये देखिए कली है दोस्तों, ये फूल है, ठीक है। ये पंखुड़ी, ये दोस्तों इसमें ये पंखुड़ियाँ हैं, ये बाह्यदल है। बाह्यदल दोस्तों हैं, उसे बोलते हैं जो पंखुड़ी को, पुष्प कली को खिलने से उसको रोके रखता है, यानी कि कली की आसपास का जो कली को ढके रहता है ना, उसको बादल बोलते हैं, ठीक है। पुष्प कलिका एवं पुष्प, ठीक है। ये पुष्प कलिका है, ये पुष्प है, ठीक है। आगे कह रहे हैं खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। खिले हुए फूल के बारे में कह रहे हैं, ये कौन सा भाग है? तो वो पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है। पंखुड़ियाँ कहाँ हैं? तो दोस्तों ये देखिए पंखुड़ियाँ हैं, फूल की पंखुड़ी हैं।
विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं दोस्तों, बिल्कुल होती हैं कि आप देख ही सकते हैं। गुलाब की फूल की पंखुड़ियाँ अलग होती हैं, गेंदे की अलग होती हैं, चमेली की अलग होती हैं, सूरजमुखी की अलग होती हैं, बहुत तरह की होती हैं, हजारों किस्म की फूल होती हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी दोस्तों, कहाँ बंद थी? तो दोस्तों बता रहे हैं कि बाहदल में। ठीक है, कली का मुख्य भाग कौन सा है? क्या आपने आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? जो भाग है दोस्तों वो छोटी पत्ती की दिखाई देता है, यानी कि जो बादल है, यहाँ देखिए आप ध्यान से देखिए, ये छोटी पत्ती की तरह दिख नहीं रहा? ये बादल, ये इस पर एरो दिखा रहे हैं, ये बादल छोटी पत्ती की तरह दिख रहा है, और इसके अंदर ही पंखुड़ियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, पुष्प की बादल एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें कितनी बादल हैं? किसी में 5 होती हैं दोस्तों, किसी में 3 होती है, किसी में और अधिक होती है। वैसे अक्सर दोस्तों 5 और 3 ही होते हैं। आप भी देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या ये आपस में जुड़े हैं? जुड़े भी होती है, वो जब फूल खिलता है तो वो आपस में अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अथवा स्वतंत्र हैं। बादल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों की होती हैं? किन रंगों की हैं बादल और पंखुड़ियाँ? किन रंगों की होती हैं? पंखुड़ियाँ तो दोस्तों किसी भी रंग की हो सकती हैं, बादल वो कहता है हरे रंग का होता है दोस्तों, आप ध्यान रखें, है ना। वैसे और भी रंग होती है बादल की, लेकिन मुख्यतः हरे रंग की होती है। ठीक है, ज़्यादातर। क्या वे एक दूसरे से जुड़े हैं? बिल्कुल जुड़े रहते हैं दोस्तों। अथवा स्वतंत्र हैं। क्या जुड़े हुए बादल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं या संयुक्त हैं? पंखुड़ियाँ भी दोस्तों जुड़ी हुई होती हैं, अलग अलग भी होती हैं दोस्तों। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर देना है आपको, दे दिया हमने, पढ़कर आप दे सकते हैं। आप भी अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी परीक्षक सामग्री 7.3 में लिखिए। ये परीक्षक करने के बाद जो सामग्री ली उसमें क्या क्या हुआ सब हमें यहाँ पे लिखना है। हमें नहीं लिखना दोस्तों, हमें तो पढ़ना है अपनी बुक को। आगे कह रहे हैं कि पौधे का नाम, गुलाब, अनेक रंग, ये सब इसको छोड़ते हैं, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपनी परीक्षा इस सारणी में लिखें। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें, यानी कि ये जो कॉलम छूट गए हैं इनको भरने की बोल रहे हैं, छोड़ो। आप पुष्प के अंतिम भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? पुष्प के अंतिम भाग को कब देख सकेंगे? तो पुष्प के अंतिम भाग को तब देख सकेंगे दोस्तों जब पुष्प पूरी तरह से खिला हुआ होगा। ठीक है, जब पंखुड़ी जुड़ी हों अथवा जब वे स्वतंत्र हों। ठीक है, पंखुड़ी जुड़ी हों ये अथवा स्वतंत्र हों। ठीक है, तब भी देख सकते हैं। कोई कोई पुष्प में जुड़ी होंगी तब दिख जाएगा, किसी पुष्प में अलग अलग हो जाएंगी तब देखिएगा। ठीक है, उसका अंतिम भाग, आंतरिक भाग। ठीक है, उदाहरण के लिए धतूरा एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यानी कह रहे हैं कि धतूरा है, इसका ये फूल है, इसमें इसका आंतरिक भाग कब दिख पाएंगे दोस्तों? तो ऐसे नहीं दिख पाएंगे, इसका ये ऊपर का भाग काटना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तब दिख पाएंगे। और भी पुष्प में, गुलाब का तो हम वैसे ही देख लेते हैं, दिख जाता है, क्योंकि उसकी ऊपरी जो भाग होते हैं उसकी पंखुड़ियाँ बड़ी नहीं होती, इसलिए वो आंतरिक भाग ऊपर ही दिखता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्यदल एवं पंखुड़ियों को दीजिए। हटाना ही पड़ता है दोस्तों, तभी देख पाएंगे उसका आंतरिक भाग। ही आंतरिक भाग में दोस्तों कुछ नहीं होता, छोटे छोटे उसके बीज होते हैं, या कुछ कोई फूल है तो पकने के बाद उसमें फल आ जाता है, तो फल की कुछ दिखता है उसमें। ठीक है, और अन्यथा कुछ बीज ही दिखती है मैक्सिमम। ठीक है, चित्र 7.22 को ध्यान से देखिए तथा उसमें पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर को पहचानिए दोस्तों। पुंकेसर और स्त्री केसर दोस्तों आप आगे पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। दोस्तों पुंकेसर एक तरह से कह सकते हैं मतलब नर, और स्त्री केसर दोस्तों मादा। ठीक है, आप उनमें भी देखिए, पेड़ पौधों में भी दोस्तों नर मादा होते हैं। आप आगे और विशेष रूप से अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, तब आपको इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी। चित्र 7.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। इनमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पुंकेसर पुंकेसर दिखाए गए हैं दोस्तों। ये इस चित्र के बारे में बता रहे हैं।
पुंकेसर। ये देखिए परागकण है दोस्तों, ये परागकण यानी कि बीज होती है दोस्तों। स्त्रीकेसर ये दोस्तों ये होता है, ये तना जिसमें पुष्प निकलने वाला होता है, यानी कि बादल से जुड़ा हुआ अंदर का भाग, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है। और पुंकेसर दोस्तों ये होते हैं, ये जो बीज होते हैं उसका बीज को सपोर्ट देने के लिए, जिस पर बीज टिके हुए होते हैं, ठीक है। आप समझ चुके होंगे पुष्प के भाग, ठीक है, दिखाए गए। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? पुंकेसर के दोनों भाग क्या है? तो पुंकेसर के दोनों भाग यही है, ये ऊपर का एक थोड़ा नीचे का, ठीक है, आप समझ रहे हैं। दो भाग ये मतलब बहुत होती है उसमें पुंकेसर, ठीक है, बहुत बीज होते हैं और बहुत बीजों को सपोर्ट देने के लिए, बहुत बीजों को साधने के लिए बहुत पुंकेसर होते हैं, ठीक है। अपने पुष्प के पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। उसमें भी होंगी, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 12, किसी में 6, किसी में 3, ठीक है दोस्तों, ऐसे रहते हैं। कोई विशेष संख्या नहीं निर्धारित होती, लेकिन होते हैं, काफ़ी होती है। आगे कह रहे हैं एक पुंकेसर का चित्र बनाइए जिससे उसे नामांकित कीजिए दोस्तों। पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। आगे कह रहे हैं कि पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं। पुष्प के केंद्र में की आंतरिक भाग को, अंदर की भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं, ठीक है। यानी कि स्त्रीलिंग होता है वो दोस्तों और पुल्लिंग होता है, पुष्पों में ये सब होती है, ठीक है। आगे कह रहे हैं यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुंकेसर हटा दीजिए। पुंकेसर को हटा दीजिए, उसके बाद स्त्रीकेसर आपको दिख जाएगा, ठीक है। चित्र 7.24 की सहायता से स्त्रीकेसर की भागों को पहचानिए। इसकी सहायता से, यहाँ नहीं, ऊपर होगा कहीं, ये नहीं है, ये तो ये देखिए पराग कोश है दोस्तों, ये बीज है दोस्तों, ठीक है, पराग, और ये तंतु है दोस्तों, इसे ही हम पुंकेसर बोलते हैं। ये तंतु का जो भाग है इसे पुंकेसर के भाग है, ये पुंकेसर है दोस्तों, इसके भाग है ये देखिए। आगे कह रहे हैं कि इस चित्र की बात ही बता रहे हैं, ये देखिए स्त्रीकेसर के भाग है दोस्तों, ये स्त्रीकेसर है। अपने पुष्प के स्त्रीकेसर का स्वच्छ पर नामांकित चित्र बनाइए। वर्तिकाग्र और वर्तिका, ठीक है, और ये अंडा सा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पुंकेसर और स्त्रीकेसर जुड़े होते हैं, उसके बाद ये पुंकेसर से यहाँ पे बीज आ जाता है दोस्तों, या यूँ कहें कि जो अंडा होता है वो आता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि ये इस चित्र में ये बता रहे थे पराग को ही अंडा बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे कह रहे हैं बीजांड, ये दोस्तों बीजांड, इसमें बीजांड होते हैं दोस्तों। अंडाशय की आंतरिक संरचना लंबाई में काट, अनुप्रस्थ काट, ठीक है दोस्तों, ये लंबाई में काट है, ये अनुप्रस्थ काट है दोस्तों, ये लंबाई की काट है, ये इधर अनुप्रस्थ काट है, ठीक है। आगे कह रहे हैं ये क्रियाकलाप देखते हैं। आइए अभी एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। चित्र 7.24 यह स्त्रीकेसर का सबसे निचला एवं पुष्प का एवं फूला हुआ भाग है दोस्तों, स्त्रीकेसर का फूला हुआ भाग। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है तो हमें इससे काटना पड़ेगा, ठीक है। यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, स्त्रीकेसर को के बारे में बात चले। अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, चित्र 7.25 ए एवं बी को ध्यानपूर्वक देखें। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 7.25 के अनुसार रखकर उसे दो प्रकार से काट सकते हैं। इस प्रकार बता रहे हैं, ये देखिए ब्लेड से काट दिया। अंडाशय का कर्तन अनुदैर्घ्य काट, अनुप्रस्थ काट, ठीक है दोस्तों, ये अनुदैर्घ्य काट है, ये अनुप्रस्थ काट है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ आते हैं, ये देखिए ये काट दिया था, इसमें देखिए बीजांड है दोस्तों, ये छोटे छोटे बीज हैं दोस्तों, जिन्हें हम जब कोई फल या फूल पूरी तरह से पक जाता है, फूल में भी दोस्तों झड़ते हैं बीज, ठीक है, उन्हें फिर जब बोते हैं तो वो भी फिर इसी प्रकार बढ़ते हैं, जैसे चने का बीज और मक्की का बीज बोया था, ठीक है, इस तरह से होते हैं सब। और फल में भी होता है, जैसे फल बन जाता है, फल के बाद जो फल पक जाता है तो उसमें बीज निकलती हैं, उनको भी यही एक्टिविटीज़ के माध्यम से फिर से उगाया जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार कितना बेहतरीन चित्र दिख रहा है ये। अंडाशय की आंतरिक संरचना लंबाई में काटो और अनुप्रस्थ काट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट सेक्शन पर जल की बूंद रखिए ताकि वो सूखे ना, ठीक है।
जल की बूंदें रखेंगे तो थोड़ा वो ठंडा बना रहेगा, और मतलब वो सूखेगा नहीं, ठीक है, हरा बना रहेगा, ऐसा भी कह सकते हैं। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन कीजिए। आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए क्या चाहिए, तो आवर्धक लेंस, ठीक है। हमें, हमारे पास तो है नहीं दोस्तों, हम तो उसको पढ़ना है, हमें तो उसकी फैक्ट निकालनी है यहाँ से। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें बीजांड कहते हैं दोस्तों? जो छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही हैं आपको ये, तो ये छोटी छोटी संरचनाएं है, इसे हम बीजांड कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अंडाशय के आंतरिक भाग का अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। अंडाशय की जो आंतरिक भाग है उसका चित्र बनाइए दोस्तों। चित्र आप इसी को देख कर बना सकते हैं, ठीक है। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए, पार्क के बगीचे में जाइए, अथवा अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प न तोड़ें दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बच्चों से कह रहे हैं कि जो बच्ची पढ़ती है कक्षा की एनसीईआरटी, हमें भी पढ़ना है, हमें तो इसका मतलब उस रूप में उपयोग करना है जिससे हमें प्रतियोगिता परीक्षा में इसका मतलब उपयोग कर सके, यानी यहाँ से फैक्ट ले सके, ठीक है। हमें ना ही किसी माली के पास जाना है, ना ही कहीं किसी अध्यापक की ज़रूरत है, ठीक है, जो हमें बाग में ले जाए। आगे कह रहे हैं कि फूल मतलब अधिक से अधिक न तोड़े, मतलब कम, जितनी आवश्यकता उतनी तोड़े। नोटबुक पे जो कुछ आपने 7.3 में लिखा उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चे ही देंगे ना, उसके आधार पर उत्तर देना है उनको, ठीक है। क्या सभी पुष्प में बादल, पंखुड़ी, पुंकेश्वर एवं स्त्री केसर पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं सभी में, कुछ को छोड़कर, ऐसा अपवाद भी होता है हर चीज़ का। क्या पुष्प ऐसे भी होते हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं होता? बिल्कुल होते हैं दोस्तों, बहुत से हैं, ठीक है। क्या आप किसी फूल में इसके अलग भाग भी मिलते हैं? क्या क्या किसी फूल में इससे अलग भाग भी मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं दोस्तों। क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बादल और पंखुड़ी समान दिखती हो? बादल और पंखुड़ी होते हैं दोस्तों, काफ़ी मिलेंगे देखने को, बशर्ते उसको खोजना पड़ेगा, ठीक है। क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें बादल की संख्या एवं पंखुड़ी की संख्या समान होती है? ये भी होती है दोस्तों, बहुत से पुष्प ऐसे होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? बिल्कुल हम सहमत हैं दोस्तों, आप भी सहमत हैं। सभी पुष्पों की संरचना एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। विभिन्न पुष्पों में बादल, पंखुड़ी, पुंकेश्वर एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। बिल्कुल होते हैं दोस्तों। किसी किसी पुष्प में ये भाग नहीं होती हैं, और किसी किसी भी पुष्प में ये भाग होती हैं तो उनकी संख्या कम ज़्यादा होती हैं। किसी किसी पुष्प में ये भाग होती हैं तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो ये उनकी क्वालिटी, मतलब उनकी जो क्वालिटी होती है ना, उन पर निर्भर करते हैं, ठीक है। कुछ पुष्प में इनके कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि इधर इसके नीचे है, क्या नहीं है, इधर है। आपने पत्ती, तना एवं जड़ की लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आपने पुष्पों की कार्यों के विषय में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप पुष्पों की कार्यों के विषय में अगली कक्षा में पढ़ेंगे, यानी कि अगली चैप्टर में, ठीक है। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षा में पढ़ेंगे दोस्तों। हमें फलों के बारे में पढ़ना है दोस्तों, लेकिन अगली कक्षा में, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, ये प्रमुख शब्द है दोस्तों, तो इनको आप यूट्यूब, गूगल से कहीं सर्च करके अपनी नोटबुक में लिखें, याद करें, ठीक है। तो आरोही, संवहन, विसर्पित, लता, ऋषिदार जड़, शाख, पार्श्व जड़, मध्य सिरा, सिरा, विन्यास, बीजांड, समांतर सिरा, विन्यास, पंखुड़ी, ठीक है। और ये देखिए क्या है, पर्णव्रत, प्रकाश संश्लेषण, स्त्री केसर, जालिका रूपी शिखा, विन्यास, बादल, झाड़ी, पुंकेश्वर, मूसला जड़, बाष्पोत्सर्जन, वृक्ष, सिरा। ये दोस्तों आप इनको सर्च करके लिख लें, आप महत्वपूर्ण होगी आपके लिए। अब ये सारांश पढ़ते हैं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है तो कुछ। आगे कह रहे हैं कि सामान्य पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है, ठीक है। तने एवं पत्तियां, पुष्प तथा
तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होते हैं। ठीक है दोस्तों। सामान्यतः पत्ती में पर्णबंध और फलक होते हैं। ठीक है। पत्तियों में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। तो दोस्तों ये वही है जो हमने पढ़ा। आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको मतलब अगर कहीं आपको जरूरत हो तो ले नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। बाकी इसके आगे कुछ नहीं। हाँ, ये थोड़ा और रह गया है, काफ़ी बड़ा है। पत्तियां बाष्पोजन क्रिया द्वारा जल वाष्प को बाहर वायु में निष्कासित करती हैं ना, और वायु में जाकर जल हमें ऑक्सीजन के रूप में हमें मिलता है। ठीक है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी से दृढ़ता में जमाए रखती हैं। ठीक है। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मूसला एवं रेशेदार जड़। ठीक है दोस्तों। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती है दोस्तों। कह रहे हैं जालिया रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती है। ठीक है। आप दोस्तों अच्छे से पढ़ें। जालीदार रूपी सिरा होती है या विन्यास रूपी पत्तियां, ठीक है, वाली पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती है, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाली पौधों की जड़ें रिश्तेदार होती हैं। ठीक है। आगे कह रहे हैं, ये आप अच्छे से दोस्तों एक बात देख लें। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों और दूसरे भागों को जल और पत्तियों में भोजन पौधों की अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों और दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों से पहुंचाया जाता है। ठीक है। वही जैसे हम इंसान एक्टिविटीज़ करते हैं ना, हमारे शरीर से किस प्रकार होता है वो सब इसी में दिखाया गया है। पुष्प के विभिन्न भाग हैं। बाहदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर, ये पुष्पों के भाग है। ठीक है दोस्तों। ये ऊपर वाला पॉइंट हमें दोस्तों दोबारा देखना है, क्या है। जलिका रूपी सिरा, जो जलिका रूपी सिरा होती है ना, एवं विन्यास युक्त पत्तियां, जो विन्यास युक्त पत्तियां आपने देखी थी दोस्तों, चौड़ी पत्तियां, उनकी जड़ें क्या हमेशा मूसला होती है। ठीक है। और चौड़ी और कुछ कुछ लंबी भी होती हैं, अपवाद भी होती है। ठीक है। जबकि समांतर सिरा एवं विन्यास युक्त पत्तियां, चौड़ी कुछ लंबी है ना, उनकी जड़ें रिश्तेदार होती है। मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन ये याद करने योग्य बात है। ठीक है। ये महत्वपूर्ण भी हो सकती है थोड़ी। आगे देखते हैं। तने द्वारा जड़ों से पत्तियां, तने द्वारा जड़ों से पत्तियों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों की अन्य भागों से तक पहुंचता है। ठीक है। ठीक है। और पुष्पों की 4 भाग हैं दोस्तों। आगे कुछ नहीं है दोस्तों। ये बच्चों के लिए, कक्षा 6 के छात्रों के लिए तो वीडियो पूरी हो गई दोस्तों। दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। थैंक यू।